हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैं क्लासेस 9 10th के लिए साइंस लेता हूं और 11 12th जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं, जैसे छोटी क्लास के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, छोटी और बड़ी दोनों क्लासेस के लिए टाइम मैनेजमेंट और करियर काउंसलिंग। इसके अलावा जो स्पेशल हमारे सेशंस होते हैं, जैसे बोर्ड की क्लासेस के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन एंड सब क्लासेस के लिए हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, जो एक एक्चुअली में एक आर्ट है, उसको भी अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ये भी लेक्चर हमने लिए हुए हैं। ये सारे लेक्चर्स मैंने साउथ दिल्ली के टॉप स्कूल्स के लिए कंडक्ट किए हुए हैं और मल्टीपल टाइम्स भी कंडक्ट किए हुए हैं। खैर, ये सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, बट फिलहाल हम आज कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर अमीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डायज़ोनियम सॉल्ट्स। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इस रीजन की वजह से है क्योंकि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो इतनी आसानी से डायरेक्टली बन नहीं सकते। स्पेशली एरोमेटिक्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो नहीं हो सकती, लेकिन डायज़ोनियम ग्रुप या डायज़ो ग्रुप एक बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट होता है, जिसको यूज करके हम आराम से इनफैक्ट सारे ऑलमोस्ट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, जो हमारे लिए आसान हो जाते हैं और इतना कोई डिफिकल्ट मेथड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके सीबीएसई, आपके कोई भी एंट्रेंस के अंदर डायज़ोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल ना हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो कन्वर्जन्स में तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और ये बिल्कुल लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। जो छोटे मोटे मिसिंग एरर्स होते हैं जो हम बच्चे भूल जाते हैं, वहाँ पर डायज़ोनियम सॉल्ट का इंट्रोडक्शन आ जाए, अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से बनाया जा सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें एरोमेटिक के केस के अंदर। आगे जाके जब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं डायज़ो ग्रुप। डायज़ो ग्रुप, ये डायज़ो ग्रुप क्या होता है, इसको हम लिखते हैं बॉन्ड N, N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में आ गया एक लोन पेयर। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाला जो नाइट्रोजन है उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो 3 उसके अपने हो गए और 2 उसके पास है एज एक लोन पे, तो ये हो गए 5 और 5 के साथ इस नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन जो दूसरा वाला नाइट्रोजन है, अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के बाद उसके पास यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन है, वो कितना हो गया 7। और अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो ये ग्रुप अब किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जुड़ेगा। तो ये ग्रुप इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। नेचर में, हाँ वैसे मैं आपको इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा, नेचर में
डायजो ग्रुप से भी एक बेटर अच्छी एग्जिस्टेंस होती है, वो क्या होती है किसकी? एज N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, जिसके अंदर दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होता है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तभी तो ये नेचर में 78% है। अगर आप इतने स्टेबल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे तो वो हाईली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। और ये क्या है? हाईली स्टेबल। तो इस वजह से ये डायजो ग्रुप जो है वो इतना ज्यादा क्या बन जाता है? रिएक्टिव। तो इसलिए ये ढूंढता रहता है कि मैं किससे इलेक्ट्रॉन ले लूं ताकि मैं नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाऊं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पाकर इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो अल्टीमेट चीज है। इसलिए ये देखता रहेगा कि मैं किससे इलेक्ट्रॉन छीनूं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं भी देना चाहते ना, उनसे भी इलेक्ट्रॉन छीनने को ये तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ये हमारा डायजो ग्रुप है। और अगर हम बात करें इनके जनरल फॉर्मूला की, तो उसको हम लिखते हैं ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ये एक इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पर ये R ग्रुप भी हो सकता है या फिर ये रिंग भी हो सकता है, ये एलिफैटिक भी हो सकता है या फिर ये एरोमेटिक भी हो सकता है। बट प्रेफर्ड हम क्या लेते हैं? एरोमेटिक, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एरीन। उसके बाद आ गया डायजोनियम, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? एक्स हेलाइड। अब एक्स जरूरी नहीं है कि हेलाइड हो, बट हाँ क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, टेट्राफ्लोरोबोरेट भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, और इस पूरे का जो नाम है वो कैसे लिखा जाता है? इट इज एरीन डायजोनियम सॉल्ट, या यहां पर इसको हम क्या लिख देंगे? हैलाइड, डिपेंडिंग अपॉन क्या यूज किया गया है, कैसे इस्तेमाल किया गया है। आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, ये देखिए हमने यहां पे क्या ले ली? बेंजीन रिंग। यहां पर हमने क्या ले लिया? N2 पॉजिटिव, और ये क्या ले लिया? Cl माइनस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट बन गया। अगर मैं एक और ले लेता हूं इसके अंदर एग्जाम्पल, अब आप यहां पे क्लोराइड लगाइए, ब्रोमाइड लगाइए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बेंजीन डायजोनियम, अगर ये आ गया तो क्लोराइड, ये आ गया तो ब्रोमाइड, ये आ गया तो नाइट्रेट, ये आ गया तो टेट्राफ्लोरोबोरेट, और ये आ गया तो हाइड्रोजन सल्फेट। आप अगर इसके साथ CH3 लगा देते हैं और आपने यहां पे क्या लिख दिया? Br माइनस, तो ऐसे में इसका नाम क्या बन जाएगा? पैराटोलुइन डायजोनियम ब्रोमाइड, राइट। आप पैरा की जगह कोई और ग्रुप लगा दीजिए, आप क्लोरीन लगा दीजिए, आप NO2 लगा दीजिए, तो पैरा क्लोरो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बन जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास इसके नाम जो हैं वो आ सकते हैं, है ना। तो हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने क्या किया? यहां पे क्या लगा दिया? Cl, यहां पे क्या लगा दिया? N2 पॉजिटिव, और यहां पे हमने क्या लगा दिया? BF4 माइनस। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो
बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। तो इस हिसाब से आपके पास जो है वो इनके क्या आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे। पर मेनली हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो इनकी तरफ रहेगा, राइट। बट हमने यहाँ पे रिंग लगाया है, आप रिंग के अलावा ऐसे भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये हमारे बन जाते हैं एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये हमारा क्या बन जाएगा, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्रेफर ये वाले करते हैं, ये वाले बहुत कम करते हैं। अब ऐसा क्यों है, जाहिर सी बात है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स, जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये अनस्टेबल क्यों है और दूसरा वाला स्टेबल क्यों है। तो हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स की। तो आइए बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स की। अब हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, एक तो हमारे पास हो गया एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये कौन हो गया, एलिफैटिक। ये लो टेम्परेचर पर 273 से 278 केल्विन पर डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या दे देंगे, कार्बोकैटायन, नाइट्रोजन गैस, साथ में X नेगेटिव। राइट। तो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज करके कार्बोकैटायन दे देंगे, और अगर ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी हुआ, टर्शरी हुआ, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स या एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हमारे पास आ गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जब ये डिकम्पोज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या दे देंगे, फिनाइल कैटायन, साथ में क्या दे देंगे, N2 गैस, साथ में क्या दे देंगे, X। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर ये आ रहा है फिनाइल कैटायन, जो हाईली क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। ये हमको हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर में पता लगा था कि हैलो एरीन्स जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो नहीं करते, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि फिनाइल कैटायन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो फिनाइल कभी भी, फिनाइल रिंग जो है वो कैटायन बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वो कहेगा कि इसको बनाने से अच्छा है कि मैं ये बना रहूं। अब ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है एज कंपेयर टू एलिफैटिक, क्योंकि इसके अंदर जो बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये देखिए, ये हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया डाइजोनियम ग्रुप, जहां पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, साथ में आ गया एक लोन पेयर। अब क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस नाइट्रोजन के ऊपर आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे N के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे पास सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो डाइजो ग्रुप पे थी वो अब रिंग भी शेयर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस रिंग के साथ और डाइजो ग्रुप के साथ शेयर करके बट गया, जिसका ओवरऑल चार्ज वैल्यू कम हो जाता है। अब यही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जब यहां पर आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पे आ जाता है, पैरा पोजीशन पे आ जाता है।
तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, 2 बॉन्ड और नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, साथ में आ गया नेगेटिव चार्ज। ये आ गया हमारे पास थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देन हम बात करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होकर दोबारा ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और यहां पर हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए नाइट्रोजन पे, साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड फाइनली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आ जाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में 2 लोन पे। तो ओवरऑल हमारे पास 2 रीजंस हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के स्टेबल होने के। वो रीजंस क्या क्या हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं। रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फर्स्ट रीजन क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये क्या है, अनस्टेबल है, इसको रेजोनेंस से कोई भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिल रही, पर ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। एंड दूसरा जो रीजन है जरा उसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट अगर लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है तो वो कार्बोकैटायन देता है। वो कार्बोकैटायन जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट डिकम्पोज करके फिनाइल कैटायन देगा तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एलिफैटिक डाइजोनियम ग्रुप गिव्स carbocation which can stabilize itself by plus I effect, but benzene diazonium group will give highly unstable phenyl कैटायन। तो इस रीजन की वजह से, इन 2 रीजंस की वजह से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर पर। इज दैट क्लियर? एज कंपेयर टू कौन, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो आई होप आपको स्टेबिलिटी इनकी समझ में आ गई, क्योंकि अब स्टेबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे इनकी प्रेपरेशन और बाद में हम इनकी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं प्रेपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट की। वो कहते हैं कि अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन। अब ये कैसे होता है जरा ये देखिए। हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, तो ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक।
इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, HCl के साथ। अब भाई ये बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट। इसको हम कहते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। और बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सॉल्ट को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaNO2 प्लस HX। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, HX, तो हम HX में हैलोजन जो है वो Cl ले रहे हैं, तो ये आ गया Cl। ये दोनों उसी टाइम 273 टू 278 केल्विन में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 साथ में NaCl। ये उसी टाइम रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड कन्वर्ट कर देता है इस सॉल्ट को इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर आप X लिख देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैलाइड। अगर मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, X, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, हैलाइड। तो ये आ गया हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, हमारा सॉल्ट आ गया, राइट। तो हम उस मिक्सचर को, इसको हम उसी टाइम रिएक्शन में कंटेनर में करते हैं, तो इसको हम C2 में ही, इन C2 हम प्रिपेयर करके उसी टाइम नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करके जो हमारा मेन एसिड होता है, हमारे पास सॉल्ट आ जाता है। या तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, इसका एक और भी तरीका है जो काफ़ी सिंपल है प्रिपरेशन के अंदर। वो कैसे है, आप लिख लीजिएगा बेंजीन, आप एनिलीन बना दीजिए, राइट। और आप उसी में लिख दीजिएगा NaNO2 प्लस HX, जो आपको क्या दे देगा, HNO2 साथ में क्या दे देगा, NaX, 273 टू 278 केल्विन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो आप ऐसे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये दो तरीके हैं, ये एक स्टेप के अंदर हमारी रिएक्शन जो है वो हो जाती है। तो इधर वे सही है, पर मैंने आपको स्टेप पे बता दिया, पहले एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, फिर C2 के अंदर हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX का मिक्सचर डालते हैं, वो जो रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड देते हैं, जो हमें क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड देता है। तो ये हमारी होती है प्रेपरेशन इन सॉल्ट्स को बनाने की। तो आई होप आपको प्रेपरेशन जो है वो समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत छोटी सी हैं, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ज़्यादा कुछ खास उनके अंदर है नहीं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। सर क्यों? क्योंकि इनका नेचर आयनिक है, मतलब कैटायन भी आ रहा है, एनायन भी आ रहा है। जब अगर ये ड्राई कर जाते हैं तो ये डेंजरसली एक्सप्लोसिव बन जाते हैं, तो इनको कभी भी हम ड्राई नहीं होने देते, ठीक है। और स्पेशली नाइट्रेट्स जो होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, इसीलिए हमको इनको उसी टाइम C2 में बनाना पड़ता है और हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो हम इनको बनाकर स्टोर करके नहीं रखते, राइट, प्रेफर नहीं करते। देन हाँ, कुछ ऐसे हैं फ्लोरोबोरेट्स जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं और पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और कुछ डाइजोनियम सॉल्ट्स तो कॉम्प्लेक्सेस बनाने में भी हमारे क्या आते हैं, काम आते हैं। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ाई करी है प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको पढ़ सके, समझ सके डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कन्वर्जन्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। कंपाउंड्स तो बनाने में आते हैं,
एजो डाइज, डाइज में भी बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा, आप में से जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। अगर आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, किसी टॉपिक को लेके, किसी चैप्टर को लेके, मुझे लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूंगा एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे। अगर मुझे उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर भी बनाना पड़े, मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। टिल देन, study hard, take care, bye bye from School of Science.